हेडिंग लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ब्रैकेट में 5, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ब्रैकेट में 5। लिखना इसमें पॉइंट, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एन एरिया, फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एन एरिया flux of electric field through an area placed in that field placed in that field placed in that field flux of electric field through an area flux of electric field through an area placed in that field represents the part of electric field represents the part of electric field represents the part of electric field intercepted by that area intercepted by that area or the net inflow or outflow or the net inflow or outflow of electric lines of force normally electric lines of force normally through that area normally through that area। एक बार और रिपीट करूंगा तो आराम से पहले नोट कर लो, थ्रू दैट एरिया। लिखना flux of electric field through an area placed in that field represents the part of the electric field intercepted by that area or net inflow or outflow of electric lines of force normally through that area। नोट कर लिए क्या? चलो सुनना ध्यान से, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना है क्या। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें क्या बताया गया, मानो कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, इधर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मानते हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और कोई इस टाइप का एरिया हमें दिया गया, समझना ध्यान से, इस टाइप का हमारे पास कोई एरिया है, ठीक है, सरफेस है, तो इस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है ना, उसी को हम सिंपल फ्लक्स कहते हैं। तो देखो अब सिंपल यहाँ पे समझते हैं, तो यहाँ पे ये एन कैप में एरिया वेक्टर रिप्रेजेंट करता हूँ, ये एरिया वेक्टर है क्या सब कुछ बताऊंगा, और ये है हमारे पास ई, ठीक है, और इसके लिए एरिया मान लो ए मैं मानता हूँ, तो मैं फ्लक्स यहाँ पे सिंपल क्या लिखूंगा, ई डॉट
एरिया, ठीक है, ई डॉट एरिया, डॉट प्रोडक्ट होता है। तो फ्लक्स को मैं ओपन करके लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, ई ए कॉस थीटा, और कॉस थीटा है क्या, तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। सोचो, मैं कहता इसी को मैं यदि वेरिएबल के टर्म्स में लिखना चाहूँ तो मैं चाहूँ तो डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट एरिया का इंटीग्रल फॉर्म लिख सकता हूँ, है ना, स्मॉल एलिमेंट के टॉप टाइप से लिखूं तो डी फाई का इंटीग्रेशन सिंपल फाई आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट एरिया। तो देखो ये हम कब यूज करेंगे, देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला तुम्हें तब यूज करना है इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, कांस्टेंट, ठीक है। और ये नीचे वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा हो, वेरिएबल, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल हो तो तुम ये यूज करोगे, ठीक है। अब इसी को हम और अच्छे समझेंगे, पहले ये नोट करो, फिर मैं नेक्स्ट डायग्राम ड्रॉ करके तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तक नोट कर लियो तो बताओ, फिर आगे बढ़े, देखना। ध्यान से देखना, देखो इधर हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरीके से, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म। अब इस बार मैं कहता हूं कि जो मेरा सरफेस है ना वो कुछ ऐसा है, ये है मेरा सरफेस, समझना ध्यान से, ये है मेरा सरफेस, ठीक है। तो देखो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, देखो एरिया वेक्टर सिंपल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये सब मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। एंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एरिया वेक्टर, इनके बीच एंगल थीटा है, तो मैं सिंपल फ्लक्स क्या कहूंगा, फाई इक्वल्स टू ई इंटू ए कॉस थीटा, सिंपल ये कहेंगे। अच्छा इसी को हम ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है, समझना ध्यान से। तो मैं मानो इस एरिया को मैं लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, लाइन से इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मैं बार बार एरिया नहीं ड्रॉ कर पाता, इसलिए मैं लाइन से समझने की कोशिश करता हूँ। तो क्या इसी लाइन को मैं दो पार्ट्स में इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ क्या, एक इधर और एक इधर, सोच के देखो, कर सकते हैं। सोचो ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा, अब ये एंगल थीटा तो समझ में आता है, ये एंगल 90 थीटा, तो ये फिर से थीटा। अब ये एंगल जैसे थीटा है, सपोज इसके लिए एरिया हमने ए लिखा हुआ है, तो क्या मैं सिंपली कह सकता हूँ कि ये जो एरिया मैं जिगजैग कर रहा हूँ ये होगा ए कॉस थीटा, और इधर का एरिया हो जाएगा ए साइन थीटा, समझना ध्यान से। तो तुम इसे फील करो कि जो ए साइन थीटा है इसका तो एरिया ऊपर होगा, तो एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दोनों के बीच एंगल कितना, 90 डिग्री। तो ये जो सरफेस है ना ए साइन थीटा वाला सरफेस, ये कोई हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं प्रोवाइड करेगा। फ्लक्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, कॉस थीटा। कैसे, क्योंकि इसके लिए एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। तो कहने का सिंपल सा मतलब है, इसी फॉर्मूले को मैं चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, फ्लक्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू प्रोजेक्शन एरिया along the direction of electric field, प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्शन एरिया along the
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या तुम्हें समझ में आया? अब इसे मैंने प्रोजेक्शन एरिया क्यों कहा, सोचो। यदि मैं तुमसे कहता कि इस स्ट्रक्चर का मुझे इस डायरेक्शन में शैडो बना के बताओ, कोई एक स्ट्रक्चर ऐसा है और इधर मेरे पास स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, और इस स्क्रीन पे इसका शैडो बनाओ, तो शैडो तो यही बनता ना। और ये कितना, एक cos थीटा, तो हमने सिंपली ऐसे लिख दिया। क्या तुम्हें प्रोजेक्शन एरिया समझ में आता है? क्या ये है क्या प्रोजेक्शन एरिया? क्या तुमने प्रोजेक्शन एरिया पहले से कभी सुना है, पढ़ा है, जानते हो? चलो पहले नोट करो। देखना, प्रोजेक्शन एरिया में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत सिंपल एग्जांपल से, मान लो तुम्हारे पास एक टेनिस बॉल है। क्या है? टेनिस बॉल। और मैं कहता हूँ कि डार्क रूम है ये, और मैंने यहाँ पे टेनिस बॉल प्लेस करा है, और इधर से हमने टॉर्च ऑन करा। तो टेनिस बॉल का शैडो तुम्हें बोर्ड पे कैसा दिखेगा? एक टेनिस बॉल को मैंने बोर्ड के सामने रखा, डार्क रूम में अंधेरा कर दिया है, और हमने इधर से टॉर्च ऑन करा, तो तुम्हें इस बोर्ड पे तुम्हें कैसा शैडो दिखेगा? सर्कल। तो ये जो सर्कल दिख रहा है ना, ये तुम्हारा प्रोजेक्शन एरिया है। सोचना ध्यान से, सोचना ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब उस टेनिस बॉल को कट कर दो, हाफ हाफ कर दो। टेनिस बॉल को दो पार्ट्स में कट कर दिया। फिर से मैं एक पार्ट रखा और फिर से मैं टॉर्च ऑन कर रहा हूँ, कैसा दिखेगा? क्या प्रोजेक्शन एरिया में कोई चेंज? सेमी सर्कल कैसे दिखने लग जाएगा? क्या प्रोजेक्शन एरिया में कोई चेंज होगा क्या? नहीं, कोई चेंज नहीं होगा। जैसा तुम्हें पहले दिख रहा था वैसे ही दिखेगा। कुछ समझ रहे हो? तो प्रोजेक्शन एरिया का मतलब सिंपल है कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइट हम ये देख रहे हैं, टेढ़ा रखा है तो भी सेमी सर्कल नहीं होगा। कैसे हो जाएगा? मान लो यदि मैं टेढ़ा भी रखूंगा ना तो भी सर्कल ही बनेगा, बट उसका रेडियस कम हो जाएगा। यदि हमने किसी, जैसे सपोज करो, मैं बताऊंगा सब कुछ तो तुम्हें समझ में आया प्रोजेक्शन एरिया। अब सपोज करो, एक और एग्जांपल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक है? अब इसका यदि मुझे शेडो लेना हो तो कैसा दिखेगा? रेक्टेंगल, है ना? इधर से मैंने टॉर्च ऑन करा, डार्क रूम है, और इसका मुझे शेडो लेना हो तो कैसा दिखेगा? रेक्टेंगल ही दिखेगा, है ना? बोलो। हाँ बिल्कुल सही। अब यदि मैं करता हूँ कि इसके मैंने ऐसे रख दिया, ऐसे कुछ थीटा एंगल पे बेंड कर दिया, कैसा दिखेगा बताओ? रेक्टेंगल ही दिखेगा, बट साइड लेंथ इस बार कम हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में। नहीं, सोच के देखो, रेक्टेंगल ही दिखेगा बट साइड लेंथ कम हो जाएगा। कैसे पता? तो इसको तुम ऐसे फील करना, जैसे ये मैं बोर्ड पे रखा है ऐसे, तो अब जो इसका शेडो बनेगा वो हो सकता है कुछ कम साइज का बने। समझ रहे हो? तो जो कम साइज का, इसी को हमने ऐसे समझा कि ये जो पार्ट है, इधर एंगल थीटा, तो ये ए cos थीटा और इधर ए sin थीटा। समझे? ये जो ऐसे है तो इसके बीच एंगल थीटा, तो ए cos थीटा और इधर ए sin थीटा, जो मैंने इधर एक्सप्लेन करा है। कुछ आया समझ? अब एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम कंपोनेंट तो ले ही सकते हैं ना। चलो, तो इसलिए मैंने लिखा पाई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू प्रोजेक्शन या प्रोजेक्टेड एरिया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ये नोट करो, डन का मैसेज करो, आगे बढ़ेंगे।
देखना नेक्स्ट पार्ट है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, देखो एरिया वेक्टर की बात करें तो सिंपल समझो, हमारे पास जनरली दो टाइप के तुम्हें स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। एक मानो हमें स्फेरिकल मान लेते हैं, कोई ऑब्जेक्ट है ये स्फेरिकल है ना, सॉलिड स्फीयर मान लो, और एक हमारे पास कोई रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर प्लेट है, ये हमारे पास कोई प्लेट है, ठीक है। अब इन दोनों के लिए हमें एरिया वेक्टर बताना है। तो सबसे पहली बात तो तुम्हें ये समझना होगा कि एरिया वेक्टर ऑलवेज सरफेस के कैसा होता है, परपेंडिकुलर। क्या बोला मैंने, एरिया वेक्टर ऑलवेज सरफेस के परपेंडिकुलर, ये तुम्हें ध्यान रखना है। फर्स्ट पॉइंट, तो एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये पॉइंट तुम लिख सकते हो। सेकेंड पॉइंट, अब यदि मैं इसके परपेंडिकुलर की बात करूं, तो इधर यदि मैंने एक छोटा सा कोई एरिया लिया हुआ है, सपोज करो, तो इस छोटे से एरिया के लिए परपेंडिकुलर तो इधर भी है और परपेंडिकुलर इसके पीछे भी है कि नहीं। कोई एक प्लेट होगा तो इसके आगे और पीछे दोनों ही पॉसिबल है ना परपेंडिकुलर, यदि मैं कहता हूं। अब इन दोनों में से मैं किसे लूंगा, तो इसके लिए हमें ये बताया जाता है कि तुम्हें वही एरिया वेक्टर लेना है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो। जैसे लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने इस डायरेक्शन में अज्यूम करा है, तो मैं एरिया वेक्टर कौन सा लूंगा, इस वाले को लूंगा, इसे मैं नहीं लूंगा। आया समझ। यदि कोई प्लेन सरफेस है, सिंपल स्क्वायर प्लेट, रेक्टेंगुलर प्लेट, तो उसके लिए एरिया वेक्टर के दो पॉसिबिलिटी है, एक तो इधर और एक इधर। क्यों, क्योंकि ऐसा हमें बताया जाता है कि एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों में से मुझे कौन सा अज्यूम करना है, कौन सा लेना है। तो इसके लिए तुम्हें बताया गया कि क्वेश्चन में जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो उस डायरेक्शन को तुम्हें अज्यूम करना है। तुम्हें ये पॉइंट समझ आया हो तो इसका मैसेज करो, जो मैंने प्लेट के लिए बताया है। चलो ठीक है। अब यदि मैं बात करूं सॉलिड स्फीयर के लिए, तो सॉलिड स्फीयर में मैं कोई सा भी सरफेस अज्यूम करता हूं, यहाँ पे इसके सरफेस पे कोई सा भी एक छोटा सा एलिमेंट अज्यूम करता हूं, तो देखो इसके पास एक ही ऑप्शन है। एक ऑप्शन क्यों है, क्योंकि अंदर तो मटेरियल है, ठीक है। तो इसके लिए मैं डायरेक्शन किधर लूंगा, आउटवर्ड। किधर लूंगा, आउटवर्ड। तो कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर हो ना, कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर लाइक क्यूब भी हो जाए, है ना, क्यूब के लिए भी तुम डायरेक्शन किधर लोगे, आउटवर्ड की तरफ, बाहर की तरफ, ठीक है। तो इसके लिए भी यदि मुझे एरिया वेक्टर लिखना हुआ, सपोज यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट यदि मैं मानता हूँ, तो मैं एरिया वेक्टर किधर लिखूंगा, बाहर की तरफ। लेकिन यदि प्लेनर सरफेस है तो इसके पास दो दो पॉसिबिलिटी, अंदर बाहर दोनों हो सकता है, तो इसमें से हमें वो काउंट करना है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो तुम्हें डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर समझ आया हो तो यस का मैसेज करो। बढ़िया, नोट कर लो, और कुछ पॉइंट्स यदि खुद से लिखना चाहते हो लिख लो।
देखो फॉर सॉलिड स्ट्रक्चर डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड, तो ये तुमने नोट कर लिया, इधर तो डायग्राम दिया गया है। और फॉर प्लेनर सरफेस वी कैन टेक एरिया वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो स्टार मार्क करके अब कुछ पॉइंट्स लिखना है हमें। लिखो फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी it can be positive, negative or zero. It can be positive, negative or zero. ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन खुद से लिखो। यूनिट एंड डायमेंशन खुद से लिखो। यूनिट एंड डायमेंशन खुद से लिखो। तो देखो फ्लक्स के लिए यदि हम बात करें तो फ्लक्स के लिए हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए न्यूटन पर कूलम और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या लिखोगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, है ना। और यदि हम डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन हम सिंपल लिखेंगे ML/T-2 और इधर आ जाएगा L स्क्वायर और नीचे आएगा AT। ठीक है, तो इधर आएगा ML3T-3A-1। तो ये इसका डायमेंशन है, नोट करना। हाँ कोई भी स्ट्रक्चर हो, सॉलिड हो, हॉलो हो, सॉलिड, उससे कोई फर्क नहीं, आउटवर्ड। सिर्फ 2D स्ट्रक्चर के लिए हमें अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है, 3D स्ट्रक्चर के लिए हमेशा बाहर की तरफ। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखना इस तरफ है y एक्सेस, इधर x एक्सेस और इस तरफ है z एक्सेस, एंड इधर है ऑरिजिन 0,0,0। साइड लेंथ है a क्रॉस a क्रॉस a। ठीक है, a क्रॉस a क्रॉस a हमें डायमेंशन दिया गया है। और क्यूब है तो ऑब्वियसली तुम्हें सॉलिड स्ट्रक्चर ही मानना है। ठीक है, चलो अब मैं इसमें मोर स्पेसिफिक हो जा रहा हूँ। स्पेसिफिक क्या हो रहा हूँ समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया गया 3I कैप। सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना गिवन है, 3I कैप, यूनिट न्यूटन पर कूलम। ठीक है,
3 कैप। तुमसे पूछा गया है, देखो इधर के सरफेस को मैं फर्स्ट मान रहा हूँ, ये जो सरफेस जो तुम देख रहे हो फर्स्ट लिख भी दे रहा हूँ। इधर के जो सरफेस है इसे मैं सेकंड मान रहा हूँ, सेकंड सरफेस। एंड इस तरफ का जो सरफेस है, इधर का जो सरफेस है इसे मैं थर्ड मान रहा हूँ। एंड इधर का जो सरफेस है इसे मैं फोर्थ मान रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 दिख रहा होगा। पीछे का जो सरफेस है, पीछे का जो तुम्हें नहीं दिख रहा, बैक जो सरफेस है इसे मैं 5 मान रहा हूँ, और जो तुम्हारे सामने फ्रंट है उसे मैं 6 मान रहा हूँ। ठीक है, ये तुम्हें दिखाया गया, क्यूब देखने में ठीक लग रहा है, बढ़िया। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर की फीलिंग आ रही होगी। चलो, अब तुमसे पूछा क्या गया है, फाइंड फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस। करो तो सॉल्व। हमसे सभी सरफेसेस की वजह से फ्लक्स पूछ लिया गया, तो S1 सरफेस से कितना होगा, S2 से कितना होगा, S3 से कितना होगा, डॉट 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 S6 तक कैलकुलेट करके बताना है। दिमाग लगाओ, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। हाँ, क्यूब हॉलो हो सॉलिड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक क्लोज्ड सरफेस है, मतलब हमें एरिया वेक्टर किधर लेना है, बाहर की तरफ। थ्री स्ट्रक्चर है, क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, सिंपल। उससे ज्यादा में कुछ सोचना ही नहीं है।
आया आंसर क्या? चलो मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर करना। सरफेस फर्स्ट के लिए एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बताओ। सरफेस फर्स्ट के लिए डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर माइनस आई कैप, बहुत बढ़िया। क्या सभी को डायरेक्शन ऑफ सरफेस फर्स्ट का जो एरिया वेक्टर है डायरेक्शन वो माइनस आई कैप होगा क्या? सोचो, क्लोज्ड सरफेस है, बाहर की तरफ लेंगे, सिंपल। अच्छा, एरिया तुम कितना लिखोगे? ए स्क्वायर। तो क्या मैं पहले सरफेस की वजह से जो मुझे फ्लक्स लिखना होगा वो मैं लिखूंगा -3a²। ये इसका मैसेज करो, समझ में आया तो। बढ़िया। अब मैं बात करता हूँ सरफेस सेकंड की वजह से। सरफेस सेकंड की वजह से जो एरिया वेक्टर है वो डायरेक्शन कौन सा है बताओ। सेकंड सरफेस की वजह से जो हम एरिया वेक्टर लेंगे वो कौन से डायरेक्शन में लेंगे? आई कैप में लेंगे, बहुत बढ़िया। तो क्या इस सरफेस की वजह से जो मैं फ्लक्स लिखूंगा वो 3a² के बराबर होगा क्या? पॉजिटिव सब के साथ, है ना? बढ़िया। अब समझना ध्यान से, यदि मैं सरफेस थर्ड को अज्यूम करता हूं तो बताओ मुझे सरफेस थर्ड के लिए एरिया वेक्टर किस तरफ है? सरफेस थर्ड के लिए एरिया वेक्टर किधर है? -j²। किधर है? -j²। थर्ड सरफेस का प्लेन देखो, प्लेन xz है। तो xz प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर, यानी कि -j² में हमारा एरिया वेक्टर है। अब सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट इस बार जीरो आएगा क्या? क्यों आएगा जीरो? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में आई है और एरिया में जे है। समझे? अच्छा, क्या फोर्थ सरफेस के लिए सेम यही कहानी है क्या? डॉट जीरो। फिफ्थ के लिए भी यही कहानी और सिक्स के लिए भी यही कहानी। तो मैं कह सकता हूँ कि फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ पहले और दूसरे सरफेस की वजह से होगा और बाकी सभी सरफेसेस की वजह से फ्लक्स जीरो है। क्यों जीरो है? क्योंकि एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट? एंड यदि तुमसे पूछा जाए कि फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब, देन आंसर विल बी जीरो। क्यों? क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। सिंपली तुम सभी सरफेस की वजह से फ्लक्स को ऐड करोगे तो फर्स्ट और सेकंड सरफेस की वजह से फ्लक्स का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, बट माइनस और प्लस का डिफरेंस है। समझ रहे हो बात को? तो मेरा नेट कितना हो जाएगा? जीरो। तो तुम्हें यहाँ तक सब कुछ अच्छे से समझ में आया हो तो एक बार ये इसका मैसेज करो। ये जो मैं उस टाइम से बोल रहा हूँ ये सब तुम्हें एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो। चलो बढ़िया। तो मैं डायरेक्ट अब आंसर लिखूंगा। तो सरफेस फर्स्ट की वजह से फ्लक्स कितना हो जाएगा? -3a²। सरफेस सेकंड की वजह से फ्लक्स कितना होगा? 3a²। यदि हमसे कभी नेट फ्लक्स पूछ दिया जाए तो नेट फ्लक्स जीरो। और बाकी सभी सरफेसेस की वजह से फ्लक्स जीरो। क्यों? एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर की वजह से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्ट्रक्चर सब कुछ यही है, करो तो सॉल्व। अब तुमसे स्पेसिफिकली क्या क्या पूछा गया है? ईच सरफेस मतलब S1 S2 S3 S4। सेम क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया 3 i कैप 4 j कैप एंड 5 k कैप न्यूटन पर कूलम। सभी सरफेसेस की वजह से फ्लक्स बताओ।
आंसर मैसेज करो। बढ़िया। अब मैं आंसर एक बार लिख रहा हूँ, मैच करना, बताना यही है क्या। देखो यदि मैं सरफेस फर्स्ट की वजह से, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव और सिक्स की वजह से लिख रहा हूँ, तो फर्स्ट सरफेस की वजह से क्या आएगा, सरफेस फर्स्ट की वजह से सिंपल आ जाएगा -3a²। सरफेस सेकंड की वजह से कितना आएगा 3a²। सरफेस थर्ड की वजह से आएगा -4a², है ना। एंड सरफेस फोर की वजह से आएगा -+4a²। सरफेस 5 की वजह से आएगा -5a² और सरफेस 6 की वजह से आएगा 5a²। और यदि हमसे नेट पूछा जाए तो नेट आंसर कितना आएगा 0। समझ में आया हो तो ये इसका मैसेज करो, और ये भी बताओ क्या मुझे इस टाइप के क्वेश्चन और सॉल्व करने चाहिए, फिर आगे बढ़ूं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि कोई भी क्लोज्ड सरफेस के लिए, सुनना, कोई क्लोज्ड सरफेस के लिए यदि हम इसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो नेट फ्लक्स हमेशा 0 होगा। ऐसा मैं कह सकता हूं कि फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस इफ वी प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देन नेट फ्लक्स विल बी 0। सही है। अब इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे कैसे, कभी कभी क्वेश्चन में हमें इस रिजल्ट को यूज भी करना होता है। देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ध्यान से सुनना, हमारे पास एक सेमी स्फीयर है, सेमी हॉलो स्फीयर ऐसा मानो। रेडियस हमें आर गिवन है, रेडियस आर के बराबर है। इधर से हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेस करा दिया गया। इसे तुम ऐसे समझ सकते हो कि टेनिस बॉल देखे हो ना, टेनिस बॉल को बीचों बीच, मतलब बीच से कट कर दो, एक पार्ट दिखा, उस एक पार्ट को हमने ऐसे प्लेस कर दिया, ठीक है। और इधर से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑन रखा है। तो हमसे पूछा गया फाइंड फ्लक्स, फाइंड फ्लक्स थ्रू दिस स्ट्रक्चर। करो तो सॉल्व, लगाओ दिमाग, बताओ आंसर। देखो अब यहाँ पे तुम्हें याद आएगा, अब तुम्हें इतना पता है कि इसके लिए यदि मैं कहीं भी कोई सा भी छोटा सा सेक्शन लूं तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, इधर लूं तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एरिया वेक्टर है। इस स्ट्रक्चर का मैं तुमसे कहूं कि प्रोजेक्शन एरिया कितना होगा, तो क्या तुम कहोगे इसका प्रोजेक्शन एरिया लाइक सर्कल, और सर्कल का एरिया कितना πr², कह सकते हैं। तो क्या इस हेमिस्फीयर, जो हॉलो हेमिस्फीयर है, इसका प्रोजेक्शन एरिया तुम्हें डिस्क सर्कल जैसा दिखेगा क्या, बिल्कुल। अब जैसे तुम्हें इसका एरिया सर्कल जैसा दिखा तो फ्लक्स क्या लिखोगे, E/πr²। आंसर, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हो। प्रोजेक्शन एरिया तो इसी दिन के लिए बताया था ना। मैं तुमसे कहूं कि इस डायग्राम का मुझे सामने प्रोजेक्शन एरिया ड्रॉ करके बताओ, इसका इमेज तुम्हें कैसा दिखेगा इस स्क्रीन पे, सोचो।
आया समझ क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्यूब में क्यों नहीं किया? अरे क्यूब में हम क्यों करें, हमें एक सरफेस की वजह से पूछा था। क्यूब में क्यों करने के लिए बोल रहे हो? क्यूब तो एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, ये एक सरफेस जैसा है ना, ये हॉलो है, हॉलो। युवराज समझ में आया क्या तुम्हें? क्यूब में तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया सीधा सीधा दिख रहा था, तो फिर मैं क्यों इधर उधर सोचूं, बताओ मुझे। और ये एक सरफेस है, सरफेस 2D स्ट्रक्चर, इसको तुम मतलब इसको ऐसे समझो कि एक सिंपल मतलब एक कटोरा है, ऐसे समझ लो। ठीक है, तो इस कटोरा का प्रोजेक्शन कैसा बनेगा सोचो। और ये भी बताया गया था ना कि एरिया हमेशा, यदि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हो तो कौन सा पॉसिबिलिटी लेना है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो। भूल गए यार? ये सब मैं एक एक पॉइंट पहले एक्सप्लेन किया हुआ हूँ ताकि यहाँ पे डाउट ना आए। हाँ बिल्कुल। आगे बढ़े क्या? अब तुमसे मैं क्यों इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसे मैंने इधर से पैक कर दिया। अब जैसे मैं इधर से पैक कर रहा हूँ तो अब ये सॉलिड सरफेस बन गया है। अब तुमसे मैं पूछ रहा हूँ कि इधर मैंने सरफेस फर्स्ट माना है और इधर मैंने सरफेस सेकंड अज्यूम करा है, तो दोनों सरफेस की वजह से फ्लक्स बताओ। फाइंड फ्लक्स थ्रू सरफेस S1 एंड S2। करो सॉल्व। S1 एंड S2, अब ये हॉलो नहीं है, अब ये सॉलिड हो गया है। सोचो, दिमाग लगाओ। मतलब जो हमारे पास टेनिस बॉल था ना, उसके ऊपर हमने कुछ पट्टी लगा दी आगे से, अब वो पैक हो गया। मैं बताऊं, अच्छा चलो समझो ध्यान से। पहले ये पहले मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। इस स्ट्रक्चर के थ्रू नेट फ्लक्स कितना होगा? जीरो, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, ओपन तो है नहीं। और इसके लिए यूनिट एरिया वेक्टर इस तरफ और इसके लिए यूनिट एरिया वेक्टर इस तरफ। तो यदि मैं सरफेस फर्स्ट के लिए देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये तो तुम्हें सर्कल जैसा दिखेगा। और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है। क्योंकि सॉलिड स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर किधर लें, आउटवर्ड। इस सरफेस के लिए हम देखें तो हम कैसा कर सकते हैं कि फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस एंड सेकेंड सरफेस का समेशन जीरो के बराबर होगा। तो सेकेंड सरफेस की वजह से जो फ्लक्स है वो नेगेटिव ऑफ फर्स्ट सरफेस, राइट? एंड नेगेटिव ऑफ फर्स्ट सरफेस मींस कि E इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये आंसर। तो फर्स्ट एंड सेकेंड सरफेस की वजह से जो फ्लक्स है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, ऑपोजिट इन द सेंस की माइनस साइन एक में, एक में प्लस साइन है, और इसी का हम समेशन करें तो जीरो के बराबर। इस क्वेश्चन को फील करने की कोशिश करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आया हो यस का मैसेज करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास एक सिलेंडर है, ठीक है। देखना ध्यान से।
एक सिलेंडर है हमारे पास, इस तरीके से हमने लिया हुआ है। ये है हमारे पास सिलेंडर, ठीक है। इधर क्लोज्ड सरफेस है, इधर भी, और इधर भी एक क्लोज्ड सरफेस है, ऐसा मानना है, ठीक है। फिर से एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिया गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है। इधर है रेडियस कैपिटल आर, इधर भी रेडियस है ऑब्वियसली कैपिटल आर। तो यहाँ पे तो मैं तीन सरफेस दिख रहे हैं, कौन कौन सा? इसे मैं सरफेस फर्स्ट कहता हूँ, इसे मैं सरफेस सेकंड कहता हूँ, और ये जो कर्व्ड सरफेस है ना, इसे मैं S3 कहता हूँ। तुमसे क्या क्या पूछा गया? तुमसे पूछा गया है फाइंड फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस, पहला पार्ट, और दूसरा नेट फ्लक्स। करो सॉल्व, आंसर बताओ। सॉलिड या हॉलो से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हें, जब ये शैडो इस तरीके से दिखा दिया गया मतलब पैक्ड है। हमें बस ओपन और क्लोज सरफेस से फर्क पड़ना चाहिए। अब इधर और इधर तुम्हें एक क्लोज सरफेस दिख रहा है ना, बढ़िया। देखो यदि मैं सरफेस फर्स्ट की वजह से एरिया वेक्टर देखूं तो इस तरफ, तो सरफेस फर्स्ट की वजह से फ्लक्स हम क्या लिखेंगे बताओ? माइनस ई इंटू पाई आर स्क्वायर, सही है। यदि मैं सरफेस सेकंड की वजह से फ्लक्स लिखना चाहूं तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर, और इसके लिए एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। बट कर्व्ड सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री के एंगल पे है। तो इसकी वजह से फ्लक्स कितना? जीरो। अब यदि मुझे नेट फ्लक्स सॉल्व करना होगा तो मैं क्या करूंगा? तीनों को ऐड करूंगा, और ऐड करने पे जीरो, तो आना ही था। फील करो, समझ में आता है तो यस का मैसेज करो। समझ रहे हो ना? हमें एरिया वेक्टर चाहिए, प्रोजेक्शन, तो इसका यही वाला प्रोजेक्टेड है, सिंपल। जितने से एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपोज हो रहा है बस उसी से हमें मतलब है, उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। बहुत आसान है, भयंकर आसान है, इतना कंफ्यूज मत हो ना। सभी को समझ में आया हो तो यस का मैसेज करो। हाँ, वेरिएबल के लिए जीरो नहीं होगा, वो हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम सिंपल वाला तो कर लें, उसके बाद तो हम आगे बढ़ेंगे। अब जब तक सबका सही आंसर नहीं आने लग जाएगा तब तक हम वो वाला पार्ट कैसे एक्सप्लेन करें? चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक हम जो भी क्वेश्चन कर रहे थे ना, उन सभी में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिया हुआ था? कांस्टेंट। तो ये ध्यान रखना, किसी भी क्लोज स्ट्रक्चर के लिए कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि तुमने उस क्लोज स्ट्रक्चर को रखा हुआ है तो नेट फ्लक्स जीरो होगा। यदि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल है तो नेट फ्लक्स जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा उसके कैलकुलेशन पे, ठीक है। चलो अब हम इसका सेकेंड पार्ट करते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल। अभी तक हम सिर्फ कांस्टेंट वाला पार्ट कर रहे थे, अब हम इसका वेरिएबल वाला पार्ट करेंगे। देखना ध्यान से।
एक्स वाई जेड 3 एक्सिस हमें दिया गया है, दिख रहा होगा। एंड सरफेस हम फिर से S1 S2 S3 मानेंगे। इधर है सरफेस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और जो पीछे का सरफेस है उसे मैं 5 कह रहा हूँ, और जो फ्रंट का सरफेस है उसे मैं 6 कह रहा हूँ, ठीक है। और ये ओरिजिन तो इधर कोऑर्डिनेट 0,0,0 हम हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया 2x² i कैप। कितना दिया गया? 2x² i कैप। तो क्वेश्चन सेम है, फाइंड द फ्लक्स थ्रू ईच सरफेसेस। करो सॉल्व। डायमेंशन a क्रॉस a है। फाइंड फ्लक्स थ्रू ईच सरफेसेस। करो सॉल्व। लगाओ दिमाग, बताओ आंसर, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा। कुछ आइडिया लग रहा है कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो जो मुझे आंसर में आई कैप भेज रहे हैं उन्हें मैं ये कहना चाहूंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हमें आई कैप वगैरह तो लिखने की कोई नीड नहीं होनी चाहिए, नहीं? चलो सोचते हैं। पहले मुझे ये बताओ, पहले ये मुझे सोच के बताना कि हमारे पास इसमें जितने भी सरफेसेस हैं उन सभी सरफेस में काम का सरफेस कौन कौन सा है, फर्स्ट एंड थर्ड। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि फर्स्ट का एरिया वेक्टर माइनस आई की तरफ, थर्ड का एरिया वेक्टर प्लस आई की तरफ। तो इधर जो आई कैप माइनस आई कैप है वही तुम सिर्फ ले, बाकी जे और आई का डॉट जीरो हो जाएगा, के और आई का डॉट जीरो हो जाएगा, तो बाकी सरफेस पे देखने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें ये पॉइंट समझ में आया हो तो इसका मैसेज करो, हमने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है। तो हम सिर्फ और सिर्फ कौन से सरफेस पे स्टिक रहेंगे? फर्स्ट एंड थर्ड, राइट। चलो अब सेकेंड क्वेश्चन मुझे बताना, सरफेस फर्स्ट का प्लेन कौन सा है?
सरफेस फर्स्ट एंड थर्ड का प्लेन कौन सा है? सरफेस फर्स्ट एंड थर्ड का प्लेन कौन सा है? वाई जेड, बहुत बढ़िया। एक्स वाई लिख रहे हो, कैसे? प्लेन देखो, ये है वाई एक्स वाई, सॉरी वाई जेड, इधर ये देखो, दिख रहा है? प्लेन कौन सा है? वाई जेड। क्या सभी को वाई जेड प्लेन दिख रहा है? अच्छा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि वाई जेड प्लेन में एक्स कांस्टेंट होगा? सोचो, वाई जेड प्लेन में एक्स कांस्टेंट होगा, ऐसा मैं कह सकता हूं? कहने का क्या मतलब है? मतलब सिंपल साफ है कि इस सरफेस पे तुम कहीं भी पॉइंट अज्यूम करो, उन सभी पॉइंट का एक्स क्या होगा? सेम। इधर तुम कहीं भी पॉइंट अज्यूम करो, इन सभी पॉइंट्स पे एक्स क्या होगा? सेम। मतलब सिंपल है, हमने भले ही एक्स के वेरिएबल के टर्म्स में जरूर दिया हुआ है, लेकिन इस सरफेस के लिए एक्स फिक्स और इस सरफेस के लिए एक्स फिक्स है, और इस सरफेस के लिए एक्स कितना होगा बताओ? जीरो। मतलब इवन सरफेस पे यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ तो जीरो, और इस सरफेस पे यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ तो 2a² के बराबर। क्यों? क्योंकि x a के बराबर है। डायरेक्ट e की जगह हमने x की जगह वैल्यू पुट करा। अब यदि हम फ्लक्स की बात करें तो इधर से जीरो, और इधर से हम फ्लक्स की बात करें तो 2a⁴, क्योंकि एरिया हमें पता है a²। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सरफेस की वजह से फ्लक्स जीरो, सेकंड की वजह से जीरो, थर्ड की वजह से जीरो, थर्ड की वजह से 2a⁴, बाकी सभी सरफेसेस की वजह से फ्लक्स कितना होगा? जीरो। ये तुम्हें समझ आया हो तो बताओ। और इसी में यदि हमसे पूछा जाए कि फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू द ट्यूब, तो हमारा आंसर आएगा 2a⁴। अब 2 मिनट का टाइम देता हूं, खुद सोचो, फिर मैसेज करना समझ में आया कि नहीं। मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, लगाओ दिमाग, सोचो।
सरफेस फर्स्ट का फ्लक्स जीरो क्यों हुआ, प्लीज बता दो। सरफेस फर्स्ट पे यदि मैं तुमसे कहूं कि एक्स कितना है तो क्या आंसर करोगे? सरफेस फर्स्ट का प्लेन वाई जेड है, एक्स फिक्स है, तो यहाँ पे एक्स किसके बराबर है? जीरो। तो जब एक्स जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में एक्स की वैल्यू रखोगे तो ई कितना आएगा? आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा। सर फॉर ए स्मॉल एरिया डी ए वी कैन इंटीग्रेट अज्यूमिंग एक्स dx। मुझे एक बात बताओ, हम इंटीग्रेट क्यों करते हैं? इंटीग्रेशन तो हम इसलिए करते हैं ना क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे हमें ई के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू मिल रही होगी। बट हम इधर देखें तो जो मेरा प्लेन वाई जेड है, तो वाई जेड प्लेन में एक्स कांस्टेंट है, मतलब कि इस सरफेस के किसी भी पॉइंट की मैं बात करूं सभी पॉइंट पे ई सेम ही रहेगा। ई सेम क्यों रहेगा? क्योंकि एक्स फिक्स है, तो जब एक्स फिक्स है तो ई फिक्स है, और ई फिक्स है तो हमारा फ्लक्स भी वेरिएबल नहीं होगा, फिर तो सिंपल कांस्टेंट के तरीके से सॉल्व करेंगे। बोलो समझ आया क्या? इंटीग्रेशन तो हम तब करते हैं ना जब वेरिएबल हो, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे ई के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आए। इंटीग्रेशन वाला भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में इंटीग्रेशन नहीं होगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। क्या मैं आगे बढ़ूं? चलो ध्यान से सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार सिर्फ तुम्हें एक ही सरफेस की वजह से फ्लक्स निकालना है, सिर्फ एक सरफेस की वजह से। और तुम्हें मैं इक्वेशन दे रहा हूँ 2y आई कैप, और तुम्हें सिर्फ थर्ड सरफेस की वजह से बताना है। थर्ड सरफेस की वजह से फ्लक्स बताना है, बाकी किसी की वजह से मत बताओ। ई बराबर कितना है? 2y आई कैप, और सिर्फ तुम्हें थर्ड सरफेस की वजह से फ्लक्स कैलकुलेट करना है। यदि मैं थर्ड सरफेस को मोर स्पेसिफिकली ए बी सी डी इस तरीके से लिखूं, तो तुम्हें यहाँ पे ए बी सी डी सरफेस की वजह से फ्लक्स बताना है। लगाओ दिमाग। चलो अब मैं तुमसे कहूं कि थर्ड सरफेस को हमें सिर्फ देखना है, सिर्फ थर्ड सरफेस को, तो क्या इस बार थर्ड सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है? तो आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जैसे जैसे तुम y चेंज करते जाओगे तुम्हारा e चेंज होगा, और e चेंज होगा फ्लक्स चेंज होगा। मतलब इस बार हमें एलिमेंट लेना है जैसे तुमने पिछली बार लिया था, जो कि सही नहीं था, बट इस केस में हमें लेना है। हमने क्या करा कि y हाइट ऊपर एक छोटा सा एलिमेंट dy हमने सिलेक्ट किया। ये हमारे पास कोई dy एलिमेंट है, ठीक है। अब इस dy एलिमेंट की वजह से मैं एरिया पूछूं तो तुम सिंपल कहोगे a इंटू डी वाई, यही कहोगे एरिया, a इंटू डी वाई। अब इस सरफेस की वजह देखो, इसके लिए एरिया वेक्टर किधर होगा? आई कैप में, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी आई कैप है, तो दोनों सेम डायरेक्शन है। तो मैं सिंपल लिखूं फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी ए, और ई है कितना? 2y, और a इंटू डी वाई जीरो से a तक चेंज होगा। बस कर लो सॉल्व। a क्यूब आएगा फाइनल आंसर। बताओ समझ में आया क्या?
इस बार हमने इंटीग्रेट क्यों किया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्लेन वाईजेड है तो वाईजेड प्लेन में वाई तो वेरी करेगा ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी वाई दिया गया है, तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे वाई चेंज होगा, और वाई चेंज होगा मतलब ई चेंज होगा। इस वजह से हमें यहाँ पे एलिमेंट कंसिडर करना हुआ। टुमारो के कल के लेक्चर के लिए तुम्हें ग्रेविटेशन के एक बार नोट्स को रिवाइज करके आना है, सैटेलाइट मोशन से पहले तक का। चलो पहले मैं इस क्वेश्चन में कुछ और पॉइंट्स मुझे डिस्कस करना है। मान लो यदि मैं तुमसे कहता कि सरफेस फर्स्ट की वजह से मुझे फ्लक्स बताओ, मैं तुमसे कहता कि सरफेस फर्स्ट की वजह से फ्लक्स बताओ, क्या आंसर करते? -a⁵, बिल्कुल सही। जीरो कैसे आ जाएगा बताओ, क्या यहाँ पे y जीरो है क्या? इस वाले प्लेन में क्या तुम्हें y जीरो दिख रहा है? yz प्लेन है तो yz प्लेन में सिर्फ x फिक्स रहेगा ना, y तो चेंज हो ही सकता है। तो इसका और इसका इंटीग्रेशन सेम जाएगा, बस एरिया वेक्टर इस तरफ होगा। तो सरफेस फर्स्ट के लिए जो फ्लक्स होगा वो -a³ के बराबर होगा। प्रणव समझ आया क्या तुम्हें? प्लेन देखना सीखो, प्लेन। हमें yz प्लेन है तो x कांस्टेंट है, xy प्लेन है तो z कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट है वो तो ठीक है, जो नहीं है वो तो वेरी करेगा ना, करा दिया। तो इसका और इसका इंटीग्रेशन सेम जाएगा, बस डिफरेंस ये रहेगा किसका एरिया वेक्टर इधर, इसका एरिया वेक्टर इधर, तो इसका माइनस इसका प्लस आंसर। बाकी सभी सरफेसेस के लिए जीरो, क्यों? क्योंकि आई डॉट जे करोगे जीरो, आई डॉट के करोगे जीरो, इस वजह से। देखो अच्छे से समझ में आया तो इसका मैसेज करो। तो कल के लिए होमवर्क सिर्फ इतना रहेगा। आज मतलब कल मैंने ग्रुप पे एक रिवीजन शीट पोस्ट किया था, शायद तुमने देखा भी हो, तो उसे सॉल्व करो। संडे तक का कोई होमवर्क नहीं है। कल हम ग्रेविटेशन के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए रिवाइज क्या करके आना है। देखो इसमें मेनली अपन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं ना, वही सब कॉन्सेप्ट रिपीट होगा, बट चार्ज क्यू की जगह मास एम से अज्यूम करेंगे, बाकी और कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो एक बार ग्रेविटेशन के नोट्स देख के आना, सैटेलाइट मोशन से पहले तक, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड, ये सब देख के आना, ठीक है। तो आज हम यहीं पे एंड करते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। नहीं, केपलर्स लॉ कल एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इसके अगले वाले सैटरडे को। सैटेलाइट मोशन से पहले तक का कंटेंट हम कल करेंगे, और उसके अगले लेक्चर में सैटेलाइट मोशन वगैरह के कंटेंट को अपन एक्सप्लेन करेंगे, है ना। ठीक है, ओके बाय।